हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होगे। तो चलिए आज हम सेक्शन सी करेंगे, जो सीईटी की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कंटिन्यूस सीरीज जो चल रही है। पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो आज सेक्शन सी करेंगे जो कि मैथमेटिक्स का है। और मैथमेटिक्स का किसके लिए है? जो बच्चे हमारे जेई का एग्ज़ाम एडवांस यानी कि जो बीटेक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन सी था। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी गवाए। ओके, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन हमारा है वो 51 से स्टार्ट है ना। 51 क्वेश्चन में क्या कहता है कि x की वैल्यू आपको दे दी 2/3 प्लस √7, और इसमें फिर आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, x - 3 होल स्क्वायर। और ऑप्शन इसमें आपको दे रखे हैं 1, 7, 6 और 3। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। ओके, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसमें क्या है कि यहाँ साइन चेंज करके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 3 - √7 डिवाइडेड बाई 3 + √7 मल्टीप्लाइड बाई 3 - √7। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले को एज इट इज़ लिख दो। नीचे वाली फॉर्म आपको पता है a + b × a - b, यानी कि a² - b²। a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2 3 - √7 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कट गया। फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आई 3 - √7, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब हमें इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप पुटअप कर दीजिए x की वैल्यू क्या आई है 3 - √7 -3 इसका होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस -√7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपल रेशनलाइज करना था, वैल्यू पुटअप करनी थी, और ऑप्शन आपके सामने। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। इस मैथमेटिक्स के सेक्शन में भी देखो, जो क्वेश्चन जो आए हैं ना वो भी 10th या फिर 9th, आगे बढ़ा ही नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहता है हमसे, ये फैक्टर करने आपको किसके, x² + 4y² + 4y - 4xy और -2x - 8। तो चलिए फिर, अच्छा इसके फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे आप देखो x² है, 4y² है, और ये वाला टर्म देखो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² और 4y² 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये वाली फॉर्म हम यहाँ बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर। हमें दिख रहा है यहाँ पे a² + b² - 2ab, यानी कि -2ax, और b हमारा कितना है 2y। और देखो इसे करके 2 × 2 = 4xy, यही आएगा। और इस वाले टर्म को एक साइड लिख लो जो बचा हुआ है, यानी कि 4y - 2x - 8। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी x - 2y का होल स्क्वायर बन गया। ओके, प्लस इस वाले टर्म में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। अच्छा, यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस का है, y माइनस है, यहाँ y प्लस है, यहाँ x माइनस का है, इसलिए यहाँ पे आप कॉमन लो माइनस का 2 कॉमन। तो ये टर्म प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक ही कॉमन लेंगे केवल। अच्छा, यहाँ हमने जब लिया तो ये बचा x, और ये माइनस का यहाँ से 2y, और 8 को एज इट इज़ लिख दो। अच्छा, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, यानी कि आप x - 2y को थोड़ी देर के लिए a कंसीडर कर लो कि a के बराबर है। ओके, a² लिख लिया, -2a सेम, ये भी a है, और -8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दो। तो आप इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इनके प्रोडक्ट होके भी ये आना चाहिए, इनकी 8 बन जाए 8 आना चाहिए। तो कितना होता है 4 दूनी 8, यानी कि -4a लो और प्लस का 2a। इनको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, और -8। यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन आ रहा है a,
तो a माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन लो तो a माइनस 4। अच्छा, अब इनको लिख लो एक साथ, यानी कि a प्लस 2 और ये आ जाएगा a माइनस 4। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल a जो माना हुआ है उसको लिख दो यहाँ पे, यानी कि a हमने कितना माना है x माइनस 2y और प्लस का 2 है तो प्लस का 2 और a x माइनस 2y प्लस माइनस का 4 दैट विल बी दी फाइनल आंसर। और जो आपके ऑप्शंस थे वो क्या क्या थे, ऑप्शन ए था आपका x माइनस 2y माइनस 4, x माइनस 2y प्लस 2, ऑप्शन बी था आपका x माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4y माइनस 4, ऑप्शन सी था आपका x प्लस 2y माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 2, और ऑप्शन डी था आपका x माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो देख लो कौन सा मैच कर रहा है, x माइनस 2y प्लस 2 और x माइनस 2y माइनस 4, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा था इसमें, यानी ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन भी काफ़ी, बस थोड़ा सा यहाँ पे झोल था, वो झोल ही आपको मिटाना था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक ये a माइनस बी की फॉर्म बन रही थी, उसके बाद हमने इस पूरे टर्म को a मान लिया, फिर क्वाड्रेटिक आ गई, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया और वापस से इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हिले, क्योंकि आप 11th क्लास में हो तो इतना तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आपको इतना तो आता होगा। नहीं, क्या फ़ायदा दिल्ली गवर्नमेंट आप पे पैसा खर्च करे और रिजल्ट कुछ आए ना, उन्हें भी तो रिजल्ट चाहिए ना भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 53, इसमें कहता है कि x की पावर माइनस 3 इजिकल टू 512 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर माइनस 1/3 की वैल्यू क्या होगी। ओके, अच्छा 512 क्या है, 8 का क्यूब है पता है हमें, तो इसको 8 का क्यूब कर लो। अच्छा ये माइनस में है पावर, तो इसको 1 में ले जाऊंगा मैं, तो पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू 8 की पावर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 इक्वल्स टू 8 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3, दोनों की पावर सेम है तो इसको 8x की होल पावर 3 लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ LHS बराबर RHS है, यहाँ पे मैं 1 का क्यूब कर लूँ कोई दिक्कत, 1 का कुछ भी कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों की पावर सेम है और दोनों इक्वल है। इट मीन्स दैट बेस शुड बी इक्वल, बेस भी बराबर रहेंगे, तो 1 इक्वल्स टू 8x एंड देन यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/8 आ गया आपका। अब यही वैल्यू आपको बस यहाँ पुटअप कर देनी है इस इक्वेशन में, तो 1/8 की पावर 1/3 और प्लस x की पावर -3 है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो 1/x की पावर 1/3। जब नीचे ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ना भाई, है ना, जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर जो होती है वो साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, 1 की पावर 1/3 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 का 1 ही रहना है। अच्छा इसकी पावर फिर यहाँ पे 1/3 प्लस 1/x हमारा कितना है 1/8 है, यानी कि 1/8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और इसकी पावर कितनी है 1/3। ओके इस 3 से 3 कट गया, यानी कि 1/2 और प्लस यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो 1/2 प्लस 2, यानी कि कितना आना था 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 विल बी दी राइट आंसर। ऑप्शन क्या क्या थे आपके, ऑप्शन ए था 3/2, बी था 2/3, सी था 5/2 और डी था आपका 2/5। तो 5/2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इजी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 54। ओके
आपको एक ट्रायंगल दे दिया है, इसमें बनाने थे ट्रायंगल ABC, नामकरण कर लो। और उसमें कहता है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्लॉट आर 11 मीटर, 60 मीटर, 61 मीटर। द एल्टीट्यूड टू दी स्मॉलेस्ट साइज, जो छोटी वाली साइड है उस पर जो एल्टीट्यूड डाला जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी। चलिए इसी स्मॉलेस्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं इनकी 11 मीटर, और ये हमारी 60 मीटर मान लो, और ये 61 मीटर। तो आपको निकालना था एल्टीट्यूड की हाइट, जो कि स्मॉलेस्ट साइड पे अगर हम एल्टीट्यूड इस वर्टेक्स से यहाँ पे गिराएं तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अच्छा, यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा देखना है कि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। देखो कैसे, 60 का स्क्वायर करो, यानी कि जो आपकी AB साइड है, AB का स्क्वायर करो 60 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3600। ओके, BC का स्क्वायर करें तो इनकी 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 121, और AC का स्क्वायर करें यानी कि 61 का स्क्वायर, तो कैसे निकालोगे 60 + 1 का होल स्क्वायर कर लो, यानी कि A स्क्वायर 3600 + B स्क्वायर 1 और +2AB यानी कि 120। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया और 2 आ गया, 6 और 1 7, 37, 21, 3721, 3721। ओके, अब इन दोनों साइड को जरा ऐड करना, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आंसर आएगा 3, 6 और 1 7, 2 1। ओ माय गॉड, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इन दो साइड्स का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू बैठ रहा है AC के स्क्वायर की। इट मीन्स दैट ये साइड ऐसी नहीं है, ये इस वाले बेस पे पूरी परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ से हमें ये पता लगा, क्योंकि इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ये 60 है, ये 11 है और 61 है। तो एल्टीट्यूड की हाइट बतानी थी जो कि स्मॉलेस्ट साइड पे यहाँ से आएगा। तो पहले से 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है, तो दैट विल बी दी 60 मीटर। ओके, इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे 11 मीटर, B था 66 मीटर, C था 50 मीटर और D था आपका 60 मीटर। सो 60 मीटर विल बी दी राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है आपसे, एक फिगर आपसे बनवाई है इसने। क्या फिगर बनवाई है, चलिए देखते हैं फिर क्या फिगर है हमारी। इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस R। ओके, ये हमारा सर्किल, इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस R, इसकी रेडियस कितनी है R है। मान लिया हमने रेडियस इसकी क्या है R है। अब ये कहता है कि AB कोड है सर्कल की, जो कि R/2 डिस्टेंस पे है सेंटर O से, यानी कि AB इज द कोड ऑफ सर्कल दैट इज एट R/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देन BAO आपसे ये एंगल पूछा था कितना होगा। तो आप क्या करो, AB इस पॉइंट को हम मान लेते हैं M। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा बाहर निकालो, इनकी OMA, ये आपकी R है, ये आपकी R/2 है, और आपसे एंगल पूछा था BAO। एंगल BAO क्या होगा, यानी कि अच्छा इधर ये एक्सटेंड हो रही थी तुम्हारी, कहाँ पे B पे एक्सटेंड हो रही थी, यानी कि BAO ये वाला एंगल आपसे पूछा था। तो आप इस एंगल को देखोगे तो इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अच्छा, ये एंगल निकालना है हमें। जब ये एंगल निकालना है BAO, तो आपको क्या चाहिए, दिस अपॉन दिस कर लो, दिस अपॉन दिस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो P हमारा कितना है इसमें R/2 है। ओके, अब हाइपोटेनियस R है, नीचे जाएगी, इक्वल्स टू साइन थीटा। R से R कट गया, यानी कि 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा।
साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा कितना होता है आपको भी पता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट मीन्स दैट दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, यानी कि बी ओ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 डिग्री। कुछ नहीं करना था, ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी आपको सिंपल इसमें। और इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे क्या? 15, 30 और 45 और डी 60। हमारा कितना है इसमें एंगल? 30 आया। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, इजी था काफ़ी क्वेश्चन। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बस गवर्नमेंट ने आपसे डिमांड की है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अच्छी रही हो, है ना। और बाकी क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं था, टाइम भी सफिशिएंट था, टाइम भी नहीं कह सकते कि टाइम बहुत कम था, टाइम भी काफ़ी था। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि एक आपको इक्वेशन दे दी है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और इसमें क्या कहता है आपसे कि इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल टू अदर, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा उसका, इनवर्स 1 अपॉन में, तो आपको वैल्यू निकालनी थी किसकी? के की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो इसमें क्या है? अच्छा, आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता था दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अगर इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, उनकी प्रोडक्ट करें दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक जो रूट है आपका वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि वी कैन से दैट बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। तो अल्फा तो है ही, बीटा 1 अपॉन अल्फा है इक्वल्स टू सी। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4k डिवाइडेड बाई ए कितना है हमारा? ये पूरा, यानी के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, इधर 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4k। इसको इधर ले आओ, के स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगेन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, तो 2 2 जा 4 कर सकते हैं कि के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पहले टर्म से k कॉमन लो, तो यहाँ पे से k माइनस 2, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लो, तो यहाँ से k माइनस 2 कॉमन बचेगा। इन दोनों टर्म को इकट्ठे कर लो, यानी कि k माइनस 2 इंटू के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या ही निकलेगी? 2 ही आएगी। और जो इसके ऑप्शन आपको दे रखे थे 2, -2, 1 और -1, तो 2, यानी कि ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, इजी था ये क्वेश्चन भी, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजी था। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 57 से। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा है इसने? 2 पैरेलल लाइंस आपको दे दी हैं, और इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था भाई। अब देखो इसका वेटेज सभी को मिलेगा या ये क्वेश्चन जो है स्कूलों में करेक्ट करा दिया हो, ये आपको पता होगी। चलिए फिर फिगर बनाते हैं इसकी। आपको 2 पैरेलल लाइन दे रखी थी L और M, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, और ये एंगल आपको 119 दे रखा था, और इस तरीके से फिगर थी। और ये एंगल आपका दिया है, ये वाला एंगल, ये एंगल दिया है ना 37 डिग्री। ये 137 था इसमें, जो कि मिसप्रिंट है, यानी कि 37 है ये। और आपको निकालना था ये वाला एंगल। कैसे निकालेंगे? इस वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालनी थी। x क्या होगा? तो आपको पता होगा अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन वो 2 पैरेलल लाइन उसको ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला पेयर इक्वल रहता था, और इनको हम क्या कहते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 119 है, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल जो है ये भी कितना हो जाएगा? 119। ओके, और किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल रहता है उसका सम बाकी 2 अपोजिट एंगल्स के बराबर रहता है, यानी कि अगर इसे ए और बी मान लो और सी मान लो, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या रहता है? c रहता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो आपको क्या करना था? सिंपल, आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको इसको और इसको ऐड कर देना था।
एक्स की वैल्यू के लिए, यानी कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 119 प्लस 37, इसे जोड़ लो, 9 7 16, 4 और 5 156 डिग्री। और इसके ऑप्शंस थे आपके 156 और 82 और 143 और डी था 146, तो 156 विल बी दी राइट आंसर। ओके, देखो 137 कैसे गलत है, को बता सकता है कैसे गलत है? अगर आप इसको 137 कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए, ये 119 है और ये जो एंगल आपको दे रखा है ये 137 हम कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि जो इसमें आपका दिया हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा, अगर इससे देखोगे तो ये कितना बैठ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी 119 बैठ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करो, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो दैट विल एक्सीड 180, 180 से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री से। और हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में जो सम हो सकता है तीनों एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 137 वाज नॉट करेक्ट वैल्यू। ओके, तो ये 37 था यहाँ पे, तो इससे हमने निकाला इसकी वैल्यू कितनी 156। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 57 था ये, है ना, ये 57 था, कर लेना इसको। अब हम बढ़ेंगे 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 से बनेगा। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस वाली लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उसका आपको एरिया निकालना था। तो यहाँ पे क्या है, बना लो क्वाड्रेंट सिस्टम। ये सीधा सीधा आपको पता है इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि x पे इंटरसेप्ट कर रही है, यानी कि x पे जो काट रही है वो लाइन वो a पे काट रही है, यानी कि a यूनिट। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो कितना है, a यूनिट है। ओके, इसके मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a0। ठीक है, अब ये y अपॉन b है, यानी कि y पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है, b इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, p, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, b है वो डिस्टेंस b है आपका। तो आपको निकालना था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें सिंपल क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस इंटू हाइट लगा दो। हाफ बेस कितना बैठ रहा है इसका, a यूनिट, हाइट कितनी बैठ रही है, b यूनिट, यानी कि AB/2 वाज राइट आंसर। और उसके ऑप्शन दे रखे थे आपको AB, 2AB, हाफ AB, 1/4AB, तो AB/2 यानी कि ऑप्शन सी वाज राइट आंसर। अच्छा, ऐसे ना निकालो इसको तो वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे आप 10th में करते थे, बना के एक टेबल बनाते थे ना। कैसे बनाओगे टेबल, यहाँ x y रखो, एक बार y को 0, एक बार x को 0। जब y को 0 रखोगे यहाँ पे तो x ये तो 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो x अपॉन a इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। एक बार x को 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। यानी कि यहाँ से जो आपके निकलेंगे कोऑर्डिनेट a, 0 और 0, b। तो देखो a, 0 और 0, b। बाकी ये आपका क्या है, ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0। और दूसरा तरीका क्या होता है, हो सकता है इसको निकालने का, 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओ, हाफ मॉड x1 प्लस x2। ठीक है, वो वाला तरीका, लेकिन वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आंसर निकालना, आपका मेथड नहीं देखना आपको कि आप किस तरीके से कर रहे हो। ये भी मेथड है, ठीक है, ऐसे नहीं लिख दिया। ये आपकी इक्वेशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि x पे इंटरसेप्ट कर दी, काट रही है लाइन कितने a यूनिट पे, y पे b यूनिट पे। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ AB, यानी कि ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बढ़ते आगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बेस को अपने को मजबूत करो। जब तक आपका बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे की चीज़ों को इजीली नहीं समझ पाओगे। और जिसने एक बार 10th रट के पढ़ी है
ठीक है, उससे फिर आगे दिक्कत होती है। तो चीज़ों को समझ के पढ़ना चाहिए, रट के नहीं पढ़ना चाहिए उन्हें। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF एंड बोथ आर सिमिलर। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। और AB कह देता है 9.1 सेंटीमीटर और DE 6.5 है। DE कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ DEF का जो पैरामीटर है P वो 25 सेंटीमीटर है। और आपसे कहता है कि पैरामीटर ऑफ ABC क्या होगा, यानी कि इसका पैरामीटर क्या होगा। ओके, तो इसका पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिमिलर है तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है डिवाइड कर दें अगर पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल DEF से, दैट विल इक्वल्स टू एनी रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि हमें रेशियो दे रखा है AB/D, यानी कि ये दो ही साइड हैं जिनको हमें पता है, तो इनका रेशियो ले लेंगे। पैरामीटर ऑफ ABC क्या है हमें नहीं पता, तो इसको आप सिंपल लिख लो P। और नीचे पैरामीटर ऑफ DEF का 25 है इक्वल्स टू AB आपको कितनी दे रखी है, AB 9.1 है और ये 6.5 है। तो इसको सॉल्व करना है, बस पैरामीटर निकालना है। ABC का पैरामीटर आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल हट गया। अच्छा, ऐसे ऐसे काट लो, 5 25, 5 से काटोगे, 5 5 दिया 15 और 13 से फिर इसको काट दो, 13 7 91 और 5 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका P इक्वल्स टू आ जाएगा 5 7 35 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा उसका 35 सेंटीमीटर। और जो आपके ऑप्शन थे वो क्या थे, A इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर और D इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। सो 35 था, इट मीन्स D वाज द राइट आंसर फॉर दैट। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो देख रहे हो कितनी बारीक चीज़ें पूछ रखी हैं, थ्योरम्स पूछी हुई हैं, पाइथागोरस पे भी क्वेश्चन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री पे भी क्वेश्चन आ गया। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्या कहता है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, और आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इनके, तो आपको A और B की वैल्यू बतानी है कि 2x + 3y = 7 है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2ax + a + b × y = 28, इक्वेशन नंबर 2। और दे हैव इनफाइनाइट मैनी solutions, then you have to find out the value of A and B. So how we deal this question? तो सिंपल कुछ नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या रहती है। तो जो हमारी जनरल इक्वेशन रहती थी जिसकी A x1 + b y1 + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन आप मान लो A B c1, इसको मान लेते हैं आप PQR मान लो, P x2 + P y2 और प्लस C2 = 0। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपका जो रेशियो था, यानी कि इसके कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का, यानी कि A/P इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि B/P = जो कांस्टेंट है उसका रेशियो, यानी कि C1/C2। तो यहाँ आपको बस यही करना था, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 2a है, यानी कि 2 को डिवाइड करो 2a से इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसको डिवाइड करो यहाँ के y के कोफिशिएंट से, इसका y का कोफिशिएंट कितना है a + b है इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 7 और यहाँ पे कितना 28। ओके, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 4 जा 28, यानी कि 1/4। अच्छा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस रिलेशन को एक बार इस रिलेशन के बराबर करेंगे, यानी कि 1/a = 1/4। तो यहाँ से a = कितना आ गया आपका 4 आ गया। ऐसे ही अब यहाँ पुट अप कर दो, इस इक्वेशन को इसके बराबर करो, यानी कि 3/a + b। a की वैल्यू 4 निकाली है, b हमें निकालना है इक्वल्स टू 1/4।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 4 प्लस बी, और बी आप निकालोगे तो 12 में से 4 गया 8, यानी कि ए इक्वल्स टू 4 और बी इक्वल्स टू 8। अच्छा, रिलेशन बताना है ए और बी में, तो सिंपल सी बात है कि बी जो है 2 टाइम्स है ए का, है ना, तो वी कैन से दैट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए। और जो इसमें आपको ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन क्या क्या थे आपके, ऑप्शन ए था ए इक्वल्स टू 2b, बी था b इक्वल्स टू 2a, सी था a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, और डी था a प्लस 2a प्लस b, 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू 2a, यानी कि ऑप्शन बी वाज राइट आंसर। ओके, सिंपल था ये क्वेश्चन भी। चलिए, इसमें और भी कंडीशन रहती हैं, पता है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन है, एक कंडीशन रहती है इसमें यूनिक सॉल्यूशन, और एक कंडीशन रहती है कि नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन जिसको याद थी, जिसको पता था, उसने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। बाकी हमारे भाई लोग मुंह ताक रहे होंगे कि 2 का 1, 3 का 4, 5 का 6, बताओ भाई किसका क्या आंसर है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 ट्रिग्नोमेट्री से काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 4 दे दिया है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 दे दिया है, और आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली है। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में भी, इसमें बस आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन का स्क्वायर करो और प्लस कर दो सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर में, कर लो। पहली का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेकंड का स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका स्क्वायर, और मैं इसको इसके स्क्वायर के साथ में लिख लेता हूँ, वो क्यों आपको भी पता लग रहा होगा कि दोनों में ए स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। ओके, प्लस फिर इसका स्क्वायर रहा होगा, यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर रहा होगा, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से प्लस 2ab की फॉर्म बनी होगी, यानी कि प्लस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, और यहाँ से माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, और इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम, एक प्लस में एक माइनस में उड़ा दें, उड़ा दिया। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उधर 16 और 9 कितना हो गए 25, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे को पता है 1 होता है, तो यानी कि ए स्क्वायर यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो आपसे इसी की वैल्यू पूछी थी और वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। ऑप्शन क्या थे आपके 7, 12, 25, 1, तो ऑप्शन सी वाज दी राइट आंसर 25। ओके, इजी था काफ़ी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहता है आपसे। अच्छा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री डाल दी, काफ़ी सवाल पूछ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ओके, कोई बात नहीं। और आपसे पूछी थी फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू, आपको ये रिलेशन दे रखा था और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी थी। तो चलिए फिर रिलेशन से उठाते हैं। तो इस रिलेशन को उठाने से देखो, ये कॉस इधर कॉस, इस कॉस को उधर ले जाओ, यानी कि √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा सेम लिखो, इधर कॉस थीटा कॉमन आ रहा है बिल्कुल, इधर √2 माइनस 1। ओके, इसको इधर डिवाइड में ले जाओ, यानी कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज करोगे
तो इसका साइन चेंज कर दोगे बीच का, और नीचे क्या आ जाएगा √2 - 1 इंटू √2 + 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। a + b इंटू a - b की फॉर्म बनेगी यहाँ, तो ये फॉर्म बनेगी। तो ऊपर वाला तो एज इट इज़ है, साइन थीटा इंटू √2 + 1, और नीचे √2 का स्क्वायर कितना 2 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस हो जाएगा a + b इंटू a - b, a² - b² इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे, साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो √2 साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, नीचे तो 1 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो थोड़ा सा इस फॉर्म को देखो, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा तो हमारे पास है। अब हमें दोनों तरफ साइन थीटा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सब्ट्रैक्टिंग साइन थीटा बोथ साइड, तो बोथ साइड अब साइन थीटा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ लिख दो, माइनस साइन थीटा, और उधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कॉस कैंसिल आउट, यानी कि √2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई। और जो आपको ऑप्शन दे रखे थे वो क्या थे, पहला ऑप्शन था साइन थीटा बाई √2, सेकंड था कॉस थीटा बाई √2, ऑप्शन सी था √2 साइन थीटा, और ऑप्शन डी था √2 कॉस थीटा। तो √2 साइन थीटा यानी कि सी, ऑप्शन सी वाज राइट आंसर। ठीक है, ये भी इजी था काफ़ी। अब इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते थे। देखो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालनी थी, आप निकाल सकते थे, लेकिन कई बार वैल्यू अलग आती है, तो थोड़ा सा आपको ऑप्शन को ध्यान में रख के चलना है कि ऑप्शन में जो आपके आंसर हैं वो किस तरह के दे रखे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन हैं आपके वो किस तरह के हैं, उसी हिसाब से फिर आपको ऑप्शन लेके आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको सॉल्व तो करना नहीं था कि भाई इस तरीके से वैल्यू निकालो। ओके, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 तो आउट ऑफ सिलेबस है। अरे बिल्कुल नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है यार। देखो आपसे कहा था 12 + 12 + 12 प्लस, और ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी चलते जाओ, और आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी। कुछ नहीं करना इसमें, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। देखो इसको पहले x के कंसीडर कर लो। ओके, ये हमने मान लिया कि पूरी वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, यानी कि x² इक्वल्स टू, तो पहला हट जाएगा ये वाला स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर करें, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हमने, तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर हट जाएगा ना, बिल्कुल हटेगा। तो 12 प्लस, लेकिन अंदर का बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, यानी कि 12 + 12 + 12 एंड अप टू इन्फिनिटी। ओके, x² इक्वल्स टू 12 प्लस। अब ये वैल्यू जो है, क्या हमने x नहीं मानी हुई थी, x ही तो मानी थी हमने भाई, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तुम क्या सोच रहे हो कि 1 12 कम हो गया तो ये वैल्यू घट जाएगी, नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तक है ये। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली किसकी थी, x की थी, तो ये पूरी वैल्यू x की आ गई। कुछ नहीं करना, अब इसको इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो। x² - x - 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 4 × 12, तो यानी कि -4x + 3x - 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो x - 4 आ गया, और यहाँ से 3 कॉमन लो तो x - 4 आ गया इक्वल्स टू 0, यानी कि एक x + 3 फैक्टर आ गया और एक x - 4 आ गया। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। अब आपके ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शन ए दे रखा था 3 4 5 4.5, 4 भी है और -3 भी है, तो 4 था इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। ठीक है, +3 था, +3 नहीं, -3 था। हमेशा देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। जैसे 12 है आपका, जब भी इस तरीके से आ जाए इन्फिनिटी में और बीच में प्लस हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि फैक्टर करने हैं x × x+1 की फॉर्म में, यानी कि 2 ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपस में जो क्रमागुणत हो, यानी कि कंसेक्यूटिव हो। तो 12 है, यानी कि 4 × 3 = 12, 3 के बाद 4 आता है,
और इसमें से बड़ी वाली नंबर जो है वही हमारा आंसर होगा। सिंपल। 12 था, ठीक है, यानी कि 3 4 जा 12 और बड़ा वाला आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक कैच भी है। एक कैच क्या है करना है आपको, थोड़ा रफ करूँगा इसको। क्या कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे होता 6 + 6 + 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, 6 प्लस, तो अगेन 6 के फैक्टर करो जो कि कंसेक्यूटिव हो, 3 2 जा 6 और हमेशा जो बड़ा वाला होगा वही हमारा इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर कितना है 3, डायरेक्ट आंसर। अच्छा, अगर हमारा ऐसे होता मान लो यही ले लेते हैं, लेकिन बीच में साइन होता माइनस का, यानी कि 6 - 6 - 6 माइनस और अप टू इन्फिनिटी इस तरीके से चलता जाता। तो हमेशा इसमें भी ऐसे फैक्टर करने होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव हो, यानी कि 3 2 जा 6। बट इस बार जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट जो यानी कि जो छोटा वाला है, यानी कि जो छोटी नंबर होगी दैट विल बी दी राइट आंसर। यानी कि अब इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लग गया है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एक नंबर हो हमारे पास में इस तरीके से और इन्फिनिटी में चल रही हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो, तो पहले तो उसके फैक्टर कर लो जो कि कंसेक्यूटिव हो, ठीक है, और उसके बाद में अगर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा और माइनस है तो छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर माइनस होता तो 4 3 जा 12, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 3 होता। ओके, समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 64 में कह दिया है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू x है, तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec थीटा क्या होगी। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी याद करनी है 10वीं वाली, बिल्कुल 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब 1 को इधर रखो, tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, यानी कि माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a + b इंटू a माइनस b, ये लिख लिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है ये गिवन है, ये वैल्यू x है, तो इसको आप क्या रखोगे x लिख लो, इंटू में sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल में ले जाओ, नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर, तो sec थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और हमें चाहिए sec थीटा की वैल्यू। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, सिंपल। देखो इसको LHS में लिख लेना, ठीक है ना, कहीं इसके साथ में x को ऐड कर दो, तो इनको जब ऐड करोगे आप तो देखो sec थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ sec थीटा प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ प्लस का है और यहाँ किसका है माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि इधर एक बार लिख ही देता हूँ मैं, sec थीटा प्लस tan थीटा हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उससे x आया, और जो हमने निकाली उससे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या था 1/x आया। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे कैंसिल आउट, यानी कि 2 sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/x, यानी कि 2 sec थीटा इक्वल्स टू एलसीएम लो तो x² प्लस 1/x, और sec थीटा की वैल्यू निकालनी खाली तो x² प्लस 1/2x, यानी कि दैट वुड बी दी राइट आंसर। और इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे थे वो क्या थे, x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/2x, x² माइनस 1/2x, x² माइनस 1/x। तो इसमें हमारा आंसर कितना है x² प्लस 1/2x, यानी कि ऑप्शन बी वाज दी राइट आंसर। अब देखो आइडेंटिटी हर किसी ने पढ़ी होंगी, हर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, छोटी सी किताब है, वही तुम्हारे 30-40 क्वेश्चन रह जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इजीली हम स्कोर कर लेते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, एंड वी थिंक दैट वी आर स्मार्ट। बट 10वीं में स्मार्ट वो रहा होगा जिसने ये सोचा होगा एक बार को कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मुझे 6 दे रखा है ना,
तो आई नो द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दैट वुड बी 1/6। ये एक्सपेरिमेंट कब होते हैं? ये एक्सपेरिमेंट तब होते हैं जब आप थोड़ी एक्स्ट्रा बुक्स लगाते हो, ठीक है, लाइक RD शर्मा या RS अग्रवाल, जब आप गो थ्रू होते हो लगभग 200-300 क्वेश्चन से 10वीं में ही, ठीक है। तो यहाँ ये कैस था कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके से, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मेरी वैल्यू x की है तो अगर माइनस हो जाए इन दोनों के बीच में तो वही वैल्यू रेसिप्रोकल में चली जाती है। और ये ड्राइव कहाँ से की जाती है? इसी आइडेंटिटी से ड्राइव की जाती है। अब देखो, हर एक आइडेंटिटी को ड्राइव करके तुम्हें 1000 रूल तो नहीं बता सकते, कोई टीचर नहीं बताएगा चीज़। ये चीज़ कब आएगी आपको? ये चीज़ आपको तभी आएगी जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहता है आपसे, देखते हैं, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि आपका मीन दे रखा है 1 3 4 5 7 4, इनका जो मीन है वो आपको दे रखा है m, और 3 2 2 4 3 3 p, इनका जो मीन है वो है आपका m-1, और इसका मीडियन भी दे रखा है वो है आपका q। देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p प्लस q क्या होगा। ओके, तो मीन हमें सिंपल पता है, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देख लो आप, तो m की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो क्या हो जाएगी? मीन निकालना है, m है मीन इसका, तो इनको जोड़ लो। 7 4 11 5 16, 4 20 और 4 24, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 चौक 24, यानी कि m इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? यहाँ से 4 आ गया। ओके, तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि इस वाले इसमें जो मीन है वो आपका कितना है? 4 - 1 3 है। तो इसको पहले निकालते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मीन हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि m-1 है और m की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 4 निकाली, तो 3 इक्वल्स टू इसका मीन क्या होगा? वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 3 2 5 2 7 4 11, 11 और 6 17, यानी कि 17 प्लस p डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21 बराबर 17 प्लस p, यानी कि p इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया यहाँ से। ओके, p इक्वल्स टू 4 आ गया। अब p की वैल्यू तो आ गई, q की और पता होनी चाहिए, और हमारा मीडियन दे रखा है q। सिंपल मीडियन के लिए कुछ नहीं करते, इन नंबर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या डिसेंडिंग में लगा लो। हम इनको असेंडिंग में लगाते हैं, इनकी छोटी से बड़ी, तो पहले 2 था, फिर 2 था, 2 2 2 बार आ रहा है, और फिर तुम्हारा 3 बार 3 आ रहा है, 3 टाइम्स 3 3 3 3 2 2, ये हो गया, 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 और फिर क्या है? 4 आ गया, और एक p की वैल्यू जो हमने निकाली वो भी कितना आ गई? 4 आ गई। मीडियन जैसा नाम से पता लगता है, बीच वाली वैल्यू। देखो 3 नंबर तो इधर कर दो, 3 नंबर इधर कर दो, बीच में जो वैल्यू है वही मीडियन है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? मीडियन हमारा q दे रखा है, तो यानी कि ये q की वैल्यू। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, और p प्लस q हमारा अल्टीमेटली कितना आ गया? 4 और 3 7 हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। और इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे थे वो क्या दे रखे थे? 4 5 6 7, यानी कि ऑप्शन डी वाज राइट आंसर फॉर दैट। ओके, हैप्पी। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। सब कुछ पूछ लिया आपसे, मीन भी, मीडियन भी, मोड नहीं पूछा है। चलो मोड नेक्स्ट जो CET होगा उसमें पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 66 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे क्या कहता है? आपको फिगर दे दी है एक, ठीक है, और फिगर इस तरीके से दी है, भयानक सी फिगर, जिससे आप हमेशा डरते थे, क्योंकि ज्योमेट्री से तो हर किसी को डर लगता है ना। CF अलजेब्रा से डर नहीं लगता साहब, ज्योमेट्री से लगता है, BE। और AC आपको इसमें दे रखी थी, AC ये आपकी 10 थी, 10 सेंटीमीटर, और AC 10 सेंटीमीटर थी, BC 8 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर थी,
और बाकी बची हुई जो हमारी AD है यानी कि AB है वो आपकी 12 सेंटीमीटर थी। तो आपको इसमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, AD की वैल्यू आपसे पूछी थी। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, CE को x मान लो, CE इसको हमने x मान लिया, तो ये x है तो ये वाली भी x हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट द थ्योरम ऑफ टेंजेंट फ्रॉम क्लास 10 क्या कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट एक्सटीरियर टेंजेंट डाला जाएगा सर्कल पे वो सेम होते हैं लेंथ में, अगर वो सेम पॉइंट से डाला जाता है और वो पॉइंट सेम यहाँ पे क्या है, पॉइंट C है, यानी कि CE इज इक्वल टू CF, CE x मान लिया तो CF भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जो AF है, AF ओके, AF हमारा किसके बराबर रहेगा, AD के, AF बराबर AD के, और AF हमारा क्या रहेगा, अगर ये x है तो ये कितना रहेगा, और ये पूरी 10 है तो 10 में से x घटा दो तो AF, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 10 माइनस x। BE अगर हम देखें, BE किसके बराबर रहेगी, BD के बराबर रहेगी, क्यों, इनका सेम एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, B है, तो BE इक्वल्स टू BD, और ये कितनी रहेगी, अच्छा अगेन हमने ये वाली डिस्टेंस को हमने सिर्फ x माना है, खेला यहीं से शुरू है सारा खेला, तो ये x है, अच्छा ये हमने AF इक्वल्स टू हमने कितना हो गया, AF हमारा 10 माइनस x और AD भी हमारा 10 माइनस x हो गया, ओके। और जो हमारा BE है वो BE इक्वल्स टू BD हो जाएगा, और BE हमारा कितना है, देखो ये पूरा 8 है और ये x है, तो ये कितना बचा 8 माइनस x, तो इसे 8 माइनस x कर लो, ओके। अब यहाँ से आप देखो कि AB इक्वल्स टू क्या रहेगा, AB अगर आप निकालोगे तो AD प्लस DB, AD प्लस DB, AB को दिस प्लस दिस, AB हमारी कितनी है 12 है, AD हमारी कितनी है, AD यहाँ से देखो 10 माइनस x है, 10 माइनस x है, DB या फिर BD 8 माइनस x है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा 12 10 और 8 18 और माइनस x 2x, इसको इधर ले आओ ये प्लस का हो गया, इस 12 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो गया, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 और 6 18, और x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 3 आ गया, और x 3 आ गया हमारा, तो हमें क्या निकालनी थी यहाँ पे AD निकालनी थी, ठीक है, और AD हमारी यहाँ पे क्या थी 10 माइनस x, तो AD बराबर 10 माइनस x और 10 माइनस 3, यानी कि कितनी आ गई 7 आ गई, ओके। और जो उसमें ऑप्शन आपको दे रखे थे 5 4 6 7, यानी कि ऑप्शन D 7 वाज दी राइट आंसर फॉर दैट। इजी था क्वेश्चन भी, सर आपके लिए तो सारे जी हैं, सर के लिए इसलिए जी है ना कि सर ने थोड़ा सा ठीक से पढ़ी है 10th, आपने हवाई फायर तो नहीं किए, करना भी मत, हाँ। इसको जो 10th क्लास में जो बच्चे हैं ना वो भी इसको देख सकते हैं, इसको वीडियो को, और वो भी थोड़ा देख सकते हैं कि जो CET हमारा होगा नेक्स्ट वो किस तरीके का होगा, तो वो केवल और केवल बस 10th बेस पे होता है। आप 10th को अच्छे से पढ़िए, आप CET क्वालिफाई कर पाएंगे और फ्री में आप नीट या फिर JEE के लिए कोचिंग ले पाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, अच्छा था क्वेश्चन। ये कहता है कि 2 नंबर्स हैं x एंड y और वो सेलेक्ट किए जाते हैं सस्क्यूसिवली, यानी कि लगातार क्रमानुसार, विदाउट रिप्लेसमेंट इन दैट ऑर्डर फ्रॉम द इंटीजर 1 to 10। अच्छा, इसमें रिपीटेशन नहीं लिया है उसने, ठीक है, और 1 to 10 में चुने जाते हैं 1 to 10 तक। तो द प्रोबेबिलिटी दैट x अपॉन y इज़ अ इंटीजर, यानी कि इट बिलोंग्स टू z हमारा इंटीजर होता है ना, यानी कि x अपॉन y हमारा z होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमें पहली बात तो पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हम अब कैसे निकालेंगे, इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर आना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर अगर हम 1 ले रहे हैं तो नीचे क्या है, 1 से कोई भी छोटी नंबर तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 से 10 तक सेलेक्ट करनी है, 1 के आगे लेनी पड़ेगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और अगर 1 को हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से डिवाइड करेंगे तो वो कभी भी इंटीजर नहीं आने वाला। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स फ्रैक्शन में होते हैं। इंटीजर ये होते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी तक, फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी कि 1 को ऊपर हमें नहीं लेना। ऑब्वियस सी बात है कि आप 10 से अगर स्टार्ट करें तो 1 से आप हर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 10/1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 9/1 और 8/1 7/1 6/1 5/1 4/1 3/1 2/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ से इस तरीके से जो पहला जो पॉसिबल है हमारा कॉम्बिनेशन वो 9 तरीके का है। जो सेकंड होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? सेकंड आप क्या है, हमें इंटीजर बनाना है। इंटीजर का मतलब क्या है? परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। ओके, अगर हम 10 से स्टार्ट करें तो 10/5 एक हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। 5 2 जा 10, 2 आ जाएगा। और क्या हो सकता है? 10 को 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। 10 परफेक्टली डिवाइड होना चाहिए, तो 2 नंबर मेरे यहाँ से निकल के आए। और किससे डिवाइड होता है? 10 नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में 10 हो गया। अगर 9 अगर हम लें तो 9 को 3 से आप डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9, एक फेवरेबल आउटकम मेरा यहाँ से हो गया। और 9 के बाद में 8 को आप 2 से कर लो, 4 आ जाएगा। 8 को आप 4 से कर लो, 2 आ जाएगा। और 8 को किसी से डिवाइड करोगे जो कि इंटीजर आए? नहीं, तो यहाँ से 2 फेवरेबल आउटकम आए आपके। 10 9 8। अच्छा, 7 है। 7 को तो सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे तभी इंटीजर आएगा, बाकी कोई नंबर नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अच्छा, 6 अगर लें तो 6 को 2 से कर लो और 6 को आप 3 से कर लो, तो यहाँ से भी हमारे 2 फेवरेबल आउटकम आ गए। अच्छा, 5 अगेन प्राइम नंबर, 1 से ही ये वाला केस हम कंसीडर कर चुके हैं। 4 अगर हम लें तो 4 को आप 2 से कर सकते हो, ठीक है। 1 से हम पहले कर ही चुके हैं, तो एक हमारा यहाँ से आया। 3 प्राइम नंबर अगेन नहीं कर सकते किसी से भी। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 1 से हमने पहले कर ही दिया है। तो टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? देखो, 9 2 11 और एक 12 13 14 15 16 और एक 17। ओके, यानी कि जो हमारे फेवरेबल आउटकम हैं, ओके, वो कितने हैं? 17। देखो, हमें इंटीजर बनाना है और इंटीजर का मतलब है कि परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए और नंबर सेलेक्ट करनी है 1 to 10 तक। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे क्या हो सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे क्या हो सकते हैं? देखो, पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला तो हमारा ये हो जाएगा 10/1 और 9/1, इस तरीके से 2/1 तक, जो हमारा पहला केस हमने लिखा है। तो यहाँ से हमारे 9 केस आएंगे इस तरीके से। फिर सेकंड में क्या है कि अब आप 10 से किसको डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो, 10/2 और 10/2 आ गया, 9/2 और 8/2 7/2 6/2 5/2 4/2 3/2 और 2 तो ले नहीं सकते, तो यानी कि 1/2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से निकल के आए। ऐसे ही तुम्हारा 1 से डिवाइड किया, 9 निकल गया है। 2 से डिवाइड किया, फिर 9 निकलेंगे। फिर 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, तो इस तरीके से 9 एक कॉम्बिनेशन में 9 हमारे टोटल आउटकम है। तो ऐसा कहाँ तक जाएंगे? टोटल 10 टाइम तक जाएंगे ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? यानी कि आप इस तरीके से कह रहे हो कि 10 से लेके अभी 1 से किया है, 2 से किया है, फिर 3 से किया है, फिर 4 से किया है, और फिर आगे इधर कहाँ तक जाओगे? 10/1 तक। यहाँ से 9 निकलेंगे, फिर यहाँ से 9 निकलेंगे, फिर इस तरीके से टोटल हमारे जो आउटकम बनेंगे वो टोटल आउटकम वो 9 × 10 केसेस टोटल, यानी कि 10 9 जा 90। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सो दिस विल बी दी आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 17/90। और जो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे वो क्या थे? 17/90, 17/45, 1/5 और 8/45। सो 17/90 की ऑप्शन ए वाज दी राइट आंसर फॉर दैट। इजी था ये भी काफ़ी, होप है आपको समझ में आया होगा अच्छे से, उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अच्छा क्वेश्चन था। वैसे भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही कहेंगे एक तरीके का, उसमें सारे क्वेश्चन कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
कहीं ना कहीं तो एग्ज़ामिनर आपको घुमाती है। देखो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपकी सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो चेक की जाती हैं कि आप प्रेशर में कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन में फंस जाता और उसमें ही लगा रहता कि नहीं मैं तो निकाल के मारूंगा, सारा टाइम चला जाता, जो बाकी क्वेश्चन वो कर सकता था वो भी नहीं कर पाता। तो इसलिए जो ना आए उसे बढ़ जाओ, जो अच्छे तरीके से आए पहले उसको करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही भाई, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने हैं। ओके, इसका जो एक रूट है वो क्या है, 2 है, यानी कि मैंने मान लिया कि अल्फ़ा 2 है इसका। एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और जो दूसरी इक्वेशन आपको दे रखी है x² + ax + q = 0, इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी थी q की वैल्यू क्या होगी। ओके, अच्छा इसका अगर एक रूट 2 है तो अगर मैं 2 को इस इक्वेशन में पुटअप करूं तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। चलिए सेटिस्फाई कराते हैं फिर इसको। तो 2 हम रखते हैं, तो 2 × 2 = 4 + 2a, x की जगह रख दिया हमने है ना, +12 = 0। तो 2a 12 × 4 = 16, और उधर जाएगा तो माइनस का 16, और a = कितना आ गया यहाँ से, -8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ओके, अब यहाँ रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो 0 के इक्वल होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता था, b² - 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट v² शुड बी इक्वल्स टू 4ac b², यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है तो इसका स्क्वायर, 4ac, a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, और c हमारा यहाँ पे q है। तो a² और a की वैल्यू हमारी कितनी है, -8 है। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे तो 8 × 8 = 64, और 4q, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी, 16 निकल के आएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे थे वो क्या थे, 12, 8, 20, 16। सो ऑप्शन डी वॉज द राइट आंसर। 16 वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है आपसे कि आपको एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपने पढ़ी है, 10th में भी है, 11th में भी है। 11th में थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं और कुछ नहीं है। तो जो रेशियो है 18 टर्म्स का और 11 टर्म का जो रेशियो है वो कितना है, 3/2 है। देन यू हैव टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ 21st टर्म एंड 5th टर्म। इसका रेशियो किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना था इसमें। तो इसको इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बस पुटअप करो। तो a + an का फॉर्मूला याद है ना, an = क्या होता है, a + n - 1 × d। जो nth टर्म है उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AP का। ओके, तो 18 टर्म निकालना है तो a + n - 1 × d, यानी कि 18 - 1 × d, यानी कि डायरेक्ट मैं 17d लिख दूँ। ओके, 11 टर्म निकालना है तो 11 लिखोगे तो a + 11 - 1 × d, n - 1 × d होता है ना, तो a + 10d = 3/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो देखो 2a + 34d = 3a + 30d। ओके, अब इस 2a को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो 34d में से 30d जाएगा तो 4d आएगा इधर, और जब इसको उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका। तो a = क्या आ गया आपका, 4d आ गया। ओके, ये एक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ जो कि हमें दिया हुआ था। अब ये निकालते हैं, a21 क्या होगा हमारा, a + 20d, क्योंकि a + n - 1 × d, तो a + n - 1 nth टर्म क्या है, 21 है, तो 21 में से 1 गया तो 20 × d, तो a + 20d। सेम हियर 5th टर्म है तो a + 4d हो जाएगा। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, सिंपल, और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे टर्म dd में हो जाएंगे और रेशियो निकालना है तो कट जाएगा। तो a = 4d है, तो यहाँ रख दो 4d + 20d डिवाइडेड बाई 4d + 4d। ये कितना आ गया, 24d, और नीचे कितना आ गया, 8d। d से d कट गया,
8 3 जा 34, यानी कि रेशियो कितना गया 3:1। और जो इसमें ऑप्शन दे रखे थे वो आपको क्या थे 3:2, 3:1, 1:3 और 2:3 और 3:1, यानी कि ऑप्शन बी वाज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इजी है ये भी, ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 70 में अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द टावर इज। ओके, आपको एक टावर दे रखा है और 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 और 60 है। तो सीधी सी बात है, एंगल ज़्यादा है तो ये 60 होगा, छोटा है तो ये 30 होगा। और ये ए मीटर की दूरी पे है और ये बी मीटर की दूरी पे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है, इसकी हाइट मान लो h। तो आपको h बतानी थी क्या हो। तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखो आप, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना a इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा यानी कि tan 60। ओके, h अपॉन ए tan 60 कितना है √3। ओके, एक रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब नेक्स्ट दूसरे ट्रायंगल से निकलेगा। दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है ए बी डी। ओके, ए बी डी। तो इसमें क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है हमारा बी यूनिट है, जी कितना है हमारा बी यूनिट है। इसको ऐसे लिखो, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना। और इस पॉइंट को यहाँ लिख लो, ये पॉइंट सी है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है बी है, यानी कि h अपॉन बी इक्वल्स टू tan 30। tan 30 बच्चे को पता है, h अपॉन बी इक्वल्स टू tan 30 1/√3। ये भी 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा, जो इसमें ऑप्शन हमें दे रखे थे वो ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन ए था √a+b, ऑप्शन बी था √ab, ऑप्शन सी था √a-b, ऑप्शन डी था √a/b। ओके, अब यहाँ से सारे ऑप्शन ए और बी की फॉर्म में है, यानी कि जो हमारे वेरिएबल है वो ए और बी ही है। अब हमें क्या है कि h को तो हटाना है, तो h को हटाना है। अच्छा, आप क्या करोगे कि यहाँ से √3 की वैल्यू कितनी है h/a है, √3 की वैल्यू h/a है। तो इस वैल्यू को पुटअप कर दो इस इक्वेशन नंबर 2 में। आई रिपीट, √3 की वैल्यू h/a पुटअप कर दो सेकंड इक्वेशन में। किसकी जगह √3 की जगह, यानी कि h अपॉन बी इक्वल्स टू 1/√3। और √3 की वैल्यू क्या है h अपॉन ए है, तो h अपॉन ए कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो h² आ गया और इक्वल्स टू ए बी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो h इक्वल्स टू √ab, यानी कि ऑप्शन बी वाज दी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा था आपको, ऑप्शन में घुमा रखा था, है ना। लेकिन ऑप्शन में भी हम नहीं घूमे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जिसका भी भाई सिलेक्शन हो जाए इसमें तुम्हारा CET में, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि जिस इसका हो गया है। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। ये क्या आपसे कहता है कि 2 डिजिट की नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, वो रैंडमली चूज़ की जाती है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज ए मल्टीपल ऑफ 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगी। और हमारी जो नंबर है वो क्या है 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट नंबर। पहली बात तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होगी, 10, 11 और 99 तक जाएंगी। अब
यानी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो हम निकालें तो क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से हाथ घटा दो, यानी कि 99 में से 10 घटा लो तो कितना आ गया आपका 89 आ गया। और हमेशा क्या होता है कि जब हम ऐसे घटाते हैं, जैसे मान लो आप लिखो 1 2 3 4, 4 नंबर है आपके पास में, ऐसा करके देख लिया करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। 4 नंबर है और आपको निकालनी है कि कितनी नंबर है ये, तो आप क्या करो लास्ट वाली में से छोटी वाली माइनस करो, तो 4 में से -1 कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन हमारे नंबर क्या है एक्चुअली में 1 2 3 4 4 नंबर है, तो कुछ नहीं, माइनस करके जो आंसर आया उसमें 1 ऐड कर दो, वही तुम्हारी टोटल नंबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो जितनी नंबर है टोटल नंबर है वो कितनी हो जाएंगी, माइनस कर लिया हमने और इसमें 1 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएंगी 90। यानी कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो कितने हैं 90 है। अब हमें निकालने हैं फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए, वो 3 के मल्टीपल चाहिए। और 3 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होगा, 12 से। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 9 तो 1 डिजिट नंबर है, तो 12 के बाद क्या आएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीपल है। अब ये कितनी नंबर होंगी टोटल, तो ये निकालने के लिए आप क्या करो, लगा दो एपी भाई, कॉमन डिफरेंस सेम, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 है, ऐसे आगे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा सेम आएगा। और हमें पता है एपी में अगर कोई सीरीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम है हमारा, तो ए एन लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 99, ए कितना है 12 है, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, डी कितना है 3। 99 से 12 घटा लो तो कितने में 7 और 87 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से इसको हम क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 87 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ से एन माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 27, तो एन इक्वल्स टू 1 उधर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ओके, अब हम निकाल सकते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 30, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 90। ओके, तो इससे तुम्हारा ये 0 से 0 कट गया, 3 3 जा 9, आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया। अब इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, 3/10 है, ऑप्शन बी है 1/3 है, ऑप्शन सी है 29/90 है, और ऑप्शन डी है 5/18। तो 1/3 यानी कि ऑप्शन बी वुड बी दी राइट आंसर। इजी था ये क्वेश्चन भी। चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि सेंट्रॉइड है आपका, ठीक है, उसके वर्टिसेस द सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, पहली बात तो सेंट्रॉइड होता क्या है, तो कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC है, इसका मीडियन यहाँ पे डाला गया, इसका मीडियन यहाँ डाला गया, उसका मीडियन यहाँ से डाला गया, तो अगर तीनों मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास आउट हों तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ओके, और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए ये AB है, ये BC है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, मान लीजिए x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड है हमारे, इनकी उसके कोऑर्डिनेट हमारे कैसे निकालते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वी कैन डिटरमाइन दी लोकेशन ऑफ दी सेंट्रॉइड। सिंपली ऐड करो तीनों कोऑर्डिनेट को, x वालों को डिवाइड कर दो 3 से, और y के कोऑर्डिनेट है उन तीनों को ऐड करो, डिवाइड कर दो 3 से। ये तो था 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और अगर 11th में जाओगे तो 3D है, तो वहाँ z कोऑर्डिनेट और हो जाएगा, तो वहाँ आप क्या करना है z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 कर देना है। खैर, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि सेंट्रॉइड ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हैं हमारे, AB जो वर्टिसेस हैं आपके ट्रायंगल के AB, BC और CA हैं, और जो सेंट्रॉइड है, जो आपका सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है। ओके,
तो ये हमारे वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के ए बी और सी। तो सेंट्रॉइड ओरिजिन पे है तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0 इक्वल्स टू। अब अगर इस ट्रायंगल से अगर हम निकालें यानी कि जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है यानी कि बी सी और डी, इससे अगर हम निकालें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्स को जोड़ लो डिवाइडेड बाई 3। ओके, फिर बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारी क्या बात पता लगी कि ये वाला कोऑर्डिनेट x का है तो ये x के बराबर होगा, ये y का कोऑर्डिनेट है तो ये y के बराबर होगा। यानी कि पहले वाले टर्म से वी कैन से दैट a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। और इस क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा था, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्लास देखो, ये इसने 10th का भी पूछ लिया और यहाँ पे मिक्स कर दिया क्लास 8 में आइडेंटिटी होती है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखो दोनों का मिक्सअप करके आपसे पूछा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है हमारा, आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ओके, तो अब हमारा क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। जब ये हमारा 0 है और 0 की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो RHS में हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 एंड आई कैन से दैट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc को उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू 3abc। देखो निकल गया। और जिसमें ऑप्शन डाल रखे थे आपके क्या डाल रखे थे ABC 0 a प्लस बी प्लस सी या फिर 3abc। तो ऑप्शन डी वॉज दी राइट आंसर कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी 3abc। कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन डिज़ाइन किया था कि आपसे सेंट्रॉइड भी पूछ लिया, सेंट्रॉइड का कंसेप्ट, और आपसे आइडेंटिटी भी रिमाइंड करा ली कि आइडेंटिटी बताओ आपको याद है या नहीं है याद। ऐसी थोड़ी ना है भाई, हाँ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आपको ऐसी सेलेक्ट कर ले लेकिन आप रिजल्ट आप दो नहीं, आप पढ़ते हो नहीं तो गवर्नमेंट का पैसा बेकार जाएगा। तो मौका उनको ही मिलना चाहिए ना जो इस मौके के लायक हैं। और इस मौके के लायक कौन है? जो मेहनत करना जानता है, जो अच्छे से ठीक से पढ़ता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 73 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। इंस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है आपका। ओके, इसको आप नामकरण कर लो चाहो तो ABCD। और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ साइड पूछिए आपसे A, जो कि इस सर्कल के अंदर जो स्क्वायर है इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि जो स्क्वायर है वो टच कर रहा होगा इसकी सर्कमफ्रेंस को चारों तरफ से, तो उसकी साइड क्या होगी। और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है आपको पता है 2πr इक्वल्स टू 100। ठीक है, ऑप्शन हमें पाई में दे रखे हैं तो पाई को छेड़ो मत। तो r इक्वल्स टू अगर रेडियस निकालनी है तो हमें 100/2π, यानी कि 2 से काटो तो आंसर कितना आ जाएगा 50/π। तो रेडियस इसकी 50/π हो जाएगी, यानी कि यहाँ इसका सेंटर रहा होगा कहीं और इस सेंटर से इसको टच कर सकता हूँ, इससे इसको टच कर सकता हूँ। तो ये कितनी है 50/π और ये भी कितनी है 50/π। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी तरफ। क्या आप यहाँ से इस तरीके से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ओके, पता होना चाहिए ये एक आइसोस्केलेन ट्रायंगल बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी एक साइड 50/π है, दूसरी भी 50/π है, तीसरी कुछ अलग हो सकती है। तो इसमें आप हमेशा याद रखना कि जब भी दो इक्वल जो साइड है उनके बीच में जो वर्टेक्स है उससे अगर एल्टीट्यूड डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा तीसरी साइड पे, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है
बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ये पूरी साइड ए है तो ये a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। समझ में आया? यानी कि अगर कोई आइसोस्केलेन ट्रायंगल है और उसमें उन दोनों इक्वल साइड के बीच में जो वर्टिसेस है उससे अगर परपेंडिकुलर डाला जाए थर्ड साइड पे, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाली साइड कितनी हो जाएगी हमारी a/2, ये वाली, ओके, ये इतनी, ये वाली, ओके, और ये है और ये है। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और जब भी इसका डायगोनल इस वर्टेक्स से, ठीक है, इस कोने से चलेगा तो इस वाले एंगल को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि पूरा 90 होता है तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। ट्रिग्नोमेट्री लगाने का तो लगा दीजिए इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओके। तो इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो इसको बेस को डिवाइड करो किससे, हाइपोटेनियस से, कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, अब बेस a/2 है तो a/2 डिवाइडेड बाई 50/पाई, 50/पाई, पाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 45, ओके। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना है, a पाई हो गया और ये आ गया 100, और कॉस 45 बच्चे को पता है 1/√2। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 को उधर ले जाओ, उधर चला जाएगा, और पाई नीचे आ जाएगा इधर 2 के साथ में, √2 पाई। अब इस √2 को भी हटाना है क्योंकि आंसर में हमारी रिक्वायरमेंट इस तरीके से नहीं है। तो √2 की आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे जब इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100√2 डिवाइडेड बाई ये पूरा 2 कंप्लीट बन जाएगा 2 पाई, इस 2 से इसको उड़ाओ तो कितना आ जाएगा 50√2/पाई, और यही हमारी क्या आई है, ये हमारी a की वैल्यू आई है। इट मीन्स दैट, अब इसमें ऑप्शन क्या थे चेक कर लो। पहला ऑप्शन दे रखा था 50√2, फिर 100/पाई, फिर 50√2 डिवाइडेड बाई पाई, और फिर 100√2 डिवाइडेड बाई पाई, यानी कि 50√2 डिवाइडेड बाई पाई, ऑप्शन सी वुड बी दी राइट आंसर फॉर दैट। ओके, हैप्पी, समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ना, ट्रिग्नोमेट्री भी लगवा ली हैं, सर्कमफ्रेंस भी पूछ ली, फिर आइसोस्केलेन ट्रायंगल का भी कंसेप्ट पूछ लिया, सारी चीज़ें करा ली क्वेश्चन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और ये तीनों कोऑर्डिनेट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि 0 0 और 3√3 और 3 लैम्डा। दीज फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो मुझे पता है क्या कि AB इक्वल्स टू AC रहेगी, AB इक्वल्स टू AC रहेगी, और ये भी बराबर होते हैं तीनों, लेकिन हम दोनों का रिलेशन लेंगे। अच्छा, AB इक्वल्स टू AC है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल रहेगा, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB हमारी क्या है, AB हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √ओवर। तो 0 में से 3 घटाओगे, यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस 0 में से -√3 घटाओगे तो -√3 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर ले रखा है आपने इक्वल्स टू AC। AC क्या होगी, √ओवर 0 में से 3 घटाओगे तो -3 का स्क्वायर, प्लस 0 में से लैम्डा घटाओगे तो -लैम्डा का स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, और लैम्डा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा। 9 से 9 कट गया तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस √3 आ गया ना। ऑप्शन क्या थे इसमें, 2, B -3 था, C आपका -4 था, और D आपका 3√3 था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो या तो इन्होंने वैल्यू गलत दी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स की, या फिर ऑप्शन चेंज करना था इनको।
ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आखिरी पड़ाव हमारे सेक्शन सी का। वॉल्यूम पूछा है लार्जेस्ट कॉनिकल कैविटी दैट कैन बी हॉलोड आउट फ्रॉम द सॉलिड हेमीस्फीयर, सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक आपका हेमीस्फीयर है, ओके, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको, आर दे रखी है। ये सेंटर मान लो, ये रेडियस आर है आपकी, और ये भी रेडियस होगी, ये भी कितनी होगी आपकी, आर ही होगी। और इससे निकालना है उनको क्या, एक कोन निकालना है जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो। तो वो कैसे निकाला जा सकता है, देखो ऐसे निकाला जा सकता है, यही फॉर्म हो सकती है उसकी बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से निकाला सकता है। अगर एक हेमीस्फीयर है हमारे पास और हमें एक कोन निकालना है जिसका वॉल्यूम क्या हो, लार्जेस्ट हो, तो आप इस तरीके से निकालोगे। तो जब आप इस तरीके से निकालोगे तो इसमें जो इसकी रेडियस है, इसकी किसकी, कोन की, वो क्या हो जाएगी, रेडियस, जो इसकी रेडियस है वही हो जाएगी। और जो इसकी हाइट है इसकी कोन की, वो भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो सिंपल उसका क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 1/3 पाई, आर हमारी आर ही है, एच हमारी आर है, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 यूनिट्स। ओके, और इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे थे वो क्या थे, 2 पाई आर क्यूब, 3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब बाई 3 और पाई आर स्क्वायर बाई 3। तो आप देख सकते हो पाई आर क्यूब बाई 3, ऑप्शन सी वॉज दी राइट आंसर। तो बच्चों हमने आज तीनों सेक्शन ख़त्म कर दिए, सेक्शन ए बी सी, यानी कि बेसिकली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जो भी उनको पार्ट सॉल्व करना था इस CET एग्ज़ाम में। तो इस एग्ज़ाम के बारे में सिर्फ यही करूँगा कि जिसने कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ा है और जिसको थोड़ा लिंक करके पढ़ने की आदत है कंसेप्ट को अच्छी तरीके से, वो इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकता था। पेपर टफ नहीं कहेंगे, कंसेप्चुअल कहेंगे, और लेवल आप अगर मानो तो इजी टू मॉडरेट। हाँ, 1-2 क्वेश्चन शायद हर एक आपके सेक्शन में टफ रहा हो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।